औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा आप सबको क्लियर है? वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा, इसके ऊपर मुझे अच्छा सा फीडबैक चाहिए। जी, आवाज, स्क्रीन और कैमरा। कैमरा शो हो रहा होगा। जिनको कैमरा शो नहीं हो रहा, एक दफा काइंडली री लॉग इन करें, तो आपको कैमरा भी शो हो जाएगा। ठीक है। ओके जी। सबसे पहले तो वार्म वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम इन द होली मंथ ऑफ रमजान। अपने सफर का आगाज करेंगे ऑडिट का। और आज हम लोगों ने बात करनी है ऑडिट्स ओरिएंटेशन। ये सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या मिथ्स हैं, इसका सारा थीम समझने की हम लोग बात करेंगे। एजेंडा हमारा आज का यही है कि आज हम लोगों ने पढ़ना कुछ नहीं है, और आज हम लोगों ने सिर्फ इस पेपर को समझना है, इस पेपर की प्लानिंग करनी है। क्योंकि जब आप 6 महीने पढ़ते हैं ना, विदाउट एनी प्लान, तो आप बेसिकली डायरेक्शन लेस चल रहे होते हैं। यू डोंट हैव अ मेन फोकस ऑन योर पेपर। तो आज के दिन हम लोगों ने जो बात करनी है, दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन कि हम लोगों ने आगे करना क्या है, चैप्टर्स कितने हैं, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, इस पेपर के अंदर मिथ्स कौन कौन सी हैं, इश्यूज क्या हैं, पेपर पैटर्न समझेंगे, सिलेबस आउटलाइन के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, रिसेंट पेपर की बात करेंगे, चेंजेस की बात करेंगे, कामयाब कैसे होना है, मोटिवेशन की बात होगी, जो जो आपके मसले मसाइल हैं, जो जो चीजें आप लोगों ने मार्केट से अभी तक सुनी है इस पेपर को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को समझेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग आज जब ये क्लास खत्म हो, तो क्लास के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्लानिंग करनी है, और अपने पास इसको सही से एक कागज के ऊपर आप लोगों ने इसको बना लेना, अपना पूरा स्केच खींच लेना है कि हम लोगों ने कब क्या कैसे करना। जी, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले बारी बारी चलते हैं कि आपके नजदीक आपके नजदीक इस पेपर में क्या मसले मसाइल हैं। जी, नहीं मकरम भाई, अगर आप मुझे बताएं कि व्हाट यू थिंक आर द डिफिकल्टीज इन दिस पेपर। लोग इस पेपर को मुश्किल क्यों समझते हैं, क्यों उनको ये पेपर मुश्किल लगता है। आपने अभी तक इस पेपर के बारे में क्या सीखा है, समझा है, जाना है अभी तक। जी नहीं भाई, आपके क्या व्यूज हैं इस पेपर को लेकर। आप लिख के भी बता सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। जी, चलिए सारे बता दें, मैं सबको एक ही दफा चेक कर लेता हूँ। इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स एंड इट्स लेंथी। In my point of view, substantive procedures are a bit tough. सर मैं बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी तक मेरे पास दो मेन कमेंट्स आए हैं, और दोनों ही बात कर रहे हैं ऑन सेट ऑफ प्रोसीजर्स। ये सब्सटैंटिव क्या होता है, अभी मैं लफ्ज पे तो बात नहीं करूंगा, एक जनरल टर्म में बता दूं कि बच्चे कहते हैं, या बच्चों को जो मुश्किल पेश आती है इस पेपर में, दैट इज प्रोसीजर्स। ओके, ड्राफ्टिंग इश्यूज। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं सर ड्राफ्टिंग के अंदर मसला आता है। ओके, और बताइए।
और बताएं। शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, परेशान नहीं होना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं क्या इसको अंडरस्टैंड करूंगा। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो मैं आपकी मुआवनत के लिए बैठा हूं, मैं आपके लिए बैठा हूं। तो आपके दिल में जो जो खौफ है इस पेपर के बारे में, जो जो आपने मार्केट से सुना है, दोस्तों से कभी सुना होगा, कभी जाना होगा, कभी किसी सीनियर से बात की होगी, तो बताएं। मैं पहले आपके मसले जानना चाहता हूँ कि क्या इश्यूज है। सर फर्स्ट टाइम पढ़ा है, पढ़ रही हूँ, मगर ये सुना है कि लेंथ ही काफी ज्यादा है। अच्छा, एज कंपेयर टू अदर पेपर्स लेंथी सिलेबस है। ओके। और तो अभी तक दो मेन इश्यूज मेरे सामने आए हैं, प्रोसीजरल, लेंथ और ड्राफ्टिंग भी। सर सिलेबस ज्यादा होता है और आंसर को ड्राफ्ट करना और कैफ के लास्ट पेपर है इस वजह से डराया जाता है। ठीक है, आप लोग सारी वो बातें कर रहे हैं जो कि मार्केट में काफी ज्यादा मशहूर है इस पेपर को लेकर। चलिए मेरा आपसे एक नेक्स्ट सवाल है। मुझे अभी तक आप लोगों ने तीन मेन इश्यूज बताए हैं, लेंथ ऑफ द सिलेबस, प्रोसीजर्स एंड ड्राफ्टिंग। चलिए तीनों के ऊपर बारी बारी बात करते हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक आप लोगों ने इस पेपर से पहले थ्योरी के कौन कौन से पेपर्स जो कि प्योर थ्योरी हो अटेम्प्ट किए होंगे कैफ के अंदर अभी तक? लॉ, और लॉ के अंदर बी लॉ होगा, सी लॉ होगा। किसी ने बी लॉ दे के ऑडिट पिक कर लिया होगा तो कोई सी लॉ के साथ पिक करेगा, या किसी ने बी लॉ सी लॉ दोनों दिए होंगे और वो अब ऑडिट की तरफ आ रहा होगा। ओके, बी लॉ, इफ आई टॉक अबाउट बी लॉ, was it logical or was it cramming based? बी लॉ क्रैमिंग बेस्ड था या लॉजिकल था आपके नजदीक? आप बी लॉ को कैसे रैंक करेंगे? और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आप अगर मेरे सामने फिजिकल नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप घर बैठ के टाइपिंग के ऊपर या वॉइस के ऊपर जरूर। जी, बच्चे कह रहे हैं कि सर 30% क्रैमिंग है, 70% लॉजिकल है। भाई ने प्योर दुखती रग पे हाथ रखा, मैंने आपको दिल भी दे दिया स्टैंड भाई। सवेरा कह रही है सर 40% क्रैमिंग था, 60% लॉजिकल था। इसका मतलब है कि आपने बी लॉ के अंदर लॉजिकल एस्पेक्ट भी देखा है और उसका क्रैमिंग एस्पेक्ट भी देखा है। चले ये बताइए, बी लॉ का पेपर लेंथ वाइज, सिलेबस लेंथ वाइज, एज कंपेयर टू R1 और टेक्स, ज्यादा लेंथी था या कम लेंथी था? एज कंपेयर टू R1 एंड टेक्स, बी लॉ का पेपर आप कैसे उसकी लेंथ को जज करेंगे? लेंथ में कम था, R1 लंबा था, बी लॉ तो आपको हलवा लगता होगा ना, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा लगता होगा। कम लेंथी था, 18 चैप्टर्स, और आपने उसको बस रट्टा मार मार के तैयार किया होगा, तो पास भी कर लिया होगा। सी लॉ का तो उससे भी कम है, सिर्फ 12 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जरा से कम है। ठीक है, यानी कि बीलॉ के टाइम पे आपको एक न्यूमेरिकल पेपर का साथ था, यानी कि R1 का। और जब आपने सीलॉ पिक किया होगा तो या आपके पास कॉस्ट होगा या आपके पास R2 होगा। क्या ऐसा ही है? यानी कि हर थ्योरी के पेपर के साथ एक न्यूमेरिकल का पेपर साथ लग जाता है। बीलॉ के साथ आप लोगों ने R1 जोड़ा होगा और सीलॉ के साथ आप लोगों ने जोड़ा होगा कॉस्ट या R2। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं जरा आपकी पहले मिथ जो आप लोगों ने बनाई हुई इस पेपर को लेके वो तोड़ना चाहूंगा आज, क्योंकि यकीन मानिए ये पेपर मुश्किल नहीं है, भी सारी बातें करते हैं। जी, तो R1 कॉस्ट, आप लोग ये दो अकाउंटिंग के पेपर से अपने आप को स्थापित करके यहां तक पहुंचे हैं कि नहीं, हम अकाउंटिंग के साथ साथ पेपर को मैनेज करेंगे जो कि थ्योरी का पेपर होगा। ओके, चलिए ये बताइए, थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, अभी तक ज्यादा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे की है या थ्योरी पे की? कौन सा पेपर ऐसा है
जहां पे आप लोगों ने हाथ ज्यादा साफ किया होगा, यानी कि आप लोगों ने लिखा बहुत ज्यादा होगा। थ्योरी पे लिखा है, न्यूमेरिकल पे लिखा होगा, यानी कि आप लोगों ने IS 16 के कोई 400 सवाल लिखे होंगे। आप लोगों ने IS 16 के कोई 400 प्लस सवाल हाथ से लिखे होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? आप लोगों ने बोरिंग कॉस्ट के 25 सवाल हाथ से किए होंगे। टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व किए होंगे। आप लोगों ने कॉस्ट के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के 4-5 सवाल किए होंगे। आप लोगों ने कॉस्ट के अंदर वेरिएंस के अच्छे खासे सवाल किए होंगे। क्या आप लोगों ने कभी इतना ही टाइम थ्योरी को दिया? अपने ईमान से बताइएगा, क्या आप लोगों ने कभी इतना ही टाइम अपने किसी भी थ्योरेटिकल पेपर को दिया? क्या आपने बी लॉ को वो टाइम दिया? क्या आपने सी लॉ को वो टाइम दिया? ऐसा क्यों? वाई? मैं जानना चाहूंगा, वाई आपने हमेशा थ्योरी के पेपर्स को न्यूमेरिकल के ऊपर कम फोकियत दी? क्यों आपको न्यूमेरिकल से इश्क ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर मैंने दिया, गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सर न्यूमेरिकल बोरिंग नहीं लगता, थ्योरेटिकल बोरिंग हो जाता है। यस। और पता है थ्योरेटिकल बोरिंग क्यों होता है? क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि थ्योरेटिकल आपको बोर क्यों बना देता है? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करते, आप कोशिश ही नहीं करते हैं कि मेरा उसके अंदर एक इंटरेस्ट का एलिमेंट डेवलप हो। नींद आती है, लिटरली आती है, आपके टाइम पे मुझे भी आती थी। तो ऐसा नहीं है मैं भी आपके फेस से गुजर के यहां तक पहुंचा हूं। यू आर राइट, थ्योरी के पेपर में वाकई में नींद आती है। और क्यों आती है? क्योंकि आप किताब की वही लाइनें पढ़ पढ़ के आवाजार हो जाते हैं। आप खुद को बोर फील करते हैं कि यार ये व्हाट इज दिस। आपको वो कहते हैं ना, चस नहीं आ रही होती। मैं थोड़ी बहुत स्लैंग भी यूज करूंगा ताकि आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बना रहे मेरे साथ। तो अटेंशन स्पैन को बरकरार रखते हुए, चस बरकरार रखते हुए, आप लोगों ने थ्योरी को हमेशा ये देखा है कि सर ये आखिरी महीने में तैयार कर लेंगे, 2 महीने में तैयार कर लेंगे। पता है अभी ना न्यूमेरिकल को बहुत फोकस करते हैं, इंतहा का न्यूमेरिकल को हम लोग टाइम देंगे ताकि वो न्यूमेरिकल हमारी दफा पक्का हो जाए। ओ भाई, थेरेटिकल पेपर के अलावा क्या आप कैफ क्वालिफाई कर सकते हैं? जस्ट कहते हैं मजा। क्या आप थेरेटिकल पेपर के अलावा कैफ क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दोनों को। आपको इन दोनों पेपर्स को इक्वली रैंक करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये तो यही बात होगी ना कि एक सगा भाई है, एक सौतेला। जो वालदेन है वो अपने वाले से तो बहुत प्यार करते हैं, मगर जो सौतेला बेटा उसको जरा कम टाइम मिलता है, उसके साथ जरा कम प्यार करते हैं। मगर एग्जाम के अंदर जो पेपर पास होता है ज्यादातर, वो थ्योरी होता है। न्यूमेरिकल इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद आपको परेशान ही कर रहा होता है एग्जाम के अंदर। क्यों? न्यूमेरिकल के अंदर सवाल अनसीन आता है। कोई भी सवाल आ जाए, जैसा मर्जी सवाल आ जाए। थ्योरी का एक फायदा होता है कि थ्योरी के अंदर आपको एक सफिशिएंट पोर्शन ऐसा मिलता है जो कि प्योर क्राइमिंग बेस्ड हो जाए। जिस तरह बी लॉ में था 40-60 की रेशियो थी, सी लॉ के अंदर 30-70 की रेशियो है, तो भाईजान ऑडिट के अंदर भी 30-70 की रेशियो है। इस पेपर के अंदर भी 30% ऑफ द कंटेंट इज प्योर क्रैमिक। 30% of the content is pure cramming, and remaining 60-70% of the paper is logical, up to the extent के एरियाज वही हैं, सवाल वही होते हैं, बस आई कैप अल्फाजों को चेंज करके सिमिलर कॉन्सेप्ट को
एक नए अंदाज से पूछता है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि कोई भी चीज किताब से बाहर तो आनी नहीं है। और अगर आपने सफिशिएंट पास पेपर्स को कवर किया हो, आप लोगों ने लिख लिख के अपने रजिस्टरों को काला पीला नीला किया हो, तो ये पेपर आसानी के साथ आप पास कर सकते हैं। पता है, मुझे आपसे ना कुछ वादा चाहिए। डे वन के ऊपर, फर्स्ट डे के ऊपर मुझे आपसे कुछ वादे चाहिए। मुझे आपसे पहला वादा ये चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर आप वाकई में इस पेपर को पास करना चाहते हैं, तो फिर इस पेपर के साथ वैसा सलूक करें जैसा ये पेपर डिजर्व करता है। तो सबसे पहले, बीइंग द मोस्ट मैच्योर पेपर ऑफ कैफ, ये मैच्योरेस्ट पेपर है कैफ का, आपको सबसे पहले तो अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना है। डेली 1:15 पे आपने इस क्लास के अंदर आना है, मतलब आना है। एंड व्हेन आई से डेली, आई मीन इट। क्योंकि होता क्या है, बच्चे आहिस्ता 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 छुट्टियों पे जाएंगे और अल्टीमेटली वो फिर रिकॉर्डिंग्स पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना, पहली चीज। दूसरा, मिड सेशन में जाके मिड सेशन में जाके अक्सर ये देखने को मिलता है कि न्यूमेरिकल का रश लग जाता है। एरियाज कवर आप लोग कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल के 1000 सवाल 500 सवाल करने होते हैं, थोक के हिसाब से आप लोग सवाल करते हैं न्यूमेरिकल के। तो मैं जस्ट आपसे ये चाहूंगा कि 1 घंटा मुझे क्लास में सुन लें, और उस क्लास के बाद आधा घंटा इस पेपर को दे दें। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा, 1 घंटा क्लास वाला, आधा घंटा क्लास के बाहर, और इस टाइमलाइन के अंदर आपने मोबाइल को नहीं हाथ लगाना। यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सोएवर, किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से अगर आप दूर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली लाइव आएंगे, तो आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, मेरे भी प्रेशर होगा। व्हेन आई हैव टू परफॉर्म, इट मीन्स कि आई एम परफॉर्मिंग फॉर यू। जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होंगे, तो प्लीज डोंट ब्लेम ऑन आई कैप। क्योंकि ईमान रखें कि जो आप लोगों ने करना है, उसका रिजल्ट आप लोगों को आगे जाके मिलना है। ठीक, तो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर एक कंफ्यूजन ये भी आती है बच्चों को कि सर लाइव क्लास के अंदर ड्राफ्टिंग कैसे होगी, मतलब लाइव क्लास के अंदर हम लोग कैसे लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो भाई मेरे, आजकल का दौर है, क्या क्या नहीं हो सकता। मैं आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद बाकायदा बताऊंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, आपने किस किस तरह उनको हैंडल करना है, कितने तरह के सवाल हैं, इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा है, लॉजिकल पोर्शन कौन सा है। लॉजिकल में से ये 4 तरह के सवाल आते हैं, इन 4 तरह के सवालों को सॉल्व करने के ये 3-4 तरीके हैं। तो हर चीज आपको डेली बेस पे साथ साथ कवर करवाई जाएगी। 1 घंटा है हमारे पास, 60 मिनट, और हर मिनट कीमती है। हर मिनट क्या है, आपके लिए कीमती है। तो ड्राफ्टिंग आपने मेरे पे छोड़ देनी है, मैं आपसे लिखवाऊंगा। ये मैं आपको हल्फिया कहने को तैयार हूं कि आप अगर लाइव आ रहे हैं मेरे साथ, अगर तो आप रिकॉर्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आप लाइव हैं, मेरे साथ डेली बेस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे अपनी आंसर स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर चीजें भेज रहे हैं, तो उसको सीधा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तीसरा, लेंथ। आप लोगों ने कहा कि सर लेंथ ऑफ द सिलेबस में बहुत पंगे हैं। तो आपके ख्याल से ये पेपर कब तक हमें खत्म कर देना चाहिए? आपके माइंड में क्या टाइमलाइन है इस पेपर को लेके? किस टाइमलाइन के मुताबिक आप लेके चल रहे हैं इस पेपर को? क्या लगता है कितना लंबा हम इसको खींचेंगे? अगस्त का फर्स्ट वीक? अगस्त। और खुल के बोलें, एक बात, जब आप मेरे साथ है ना, तो आपने ये परेशान नहीं होना कि मैं लिखूं ना लिखूं। आपने मुझे अपना दोस्त भी समझना है, आपने मुझे अपना उस्ताद भी समझना है,
आपने मुझे अपना भाई भी समझना है। तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों ने बिंदास होके बोलना है, खुल के बोलना है, परेशानी में नहीं आना, पैनिक नहीं होना कि पता नहीं मैं लिखूंगी सर माइंड कर जाएंगे, ये बच्चा मजाक उड़ाएगा, वो मजाक उड़ाएगा। नहीं, ये सारे आपके अपने ही दोस्त हैं। अगस्त से पहले जुलाई एंड तक, लाइक 15 जुलाई, जुलाई हाफ तक, जुलाई एंड 31 जुलाई तक जरूर फंड हो जाना चाहिए। डन। जो मेरे पास स्केजुअल है, जो मैंने अपना स्केजुअल बनाया है, 3rd वीक ऑफ जुलाई मैंने अपने पास रखा है, जिसमें 1 वीक का आप बफर ऐड कर दें तो अगस्त शुरू होने से पहले पहले आपका एक दफा विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट्स, विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट, अगस्त शुरू होने से पहले पहले, ये मैं आपको आज बयान दे रहा हूं, अगस्त शुरू होने से पहले पहले आपका 1 टाइम सिलेबस एंड हो चुका होगा, विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट। अगला सवाल मेरा आपसे, कितने नंबर ऑफ टेस्ट हमें करने चाहिए? आपके ख्याल में कितने टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करें? 15? अच्छा, 20 चैप्टर वाइज, यानी कि 15। ओके, और खुल के बोले, आप 100 भी कह देंगे ना, मैं 100 भी करवा दूंगा, आप लोगों ने बस देने हैं फिर। जी, 15 20 चैप्टर वाइज। और बताएं। 17 से 25 मिड्स एंड मॉक, और 15 से 18 सर टॉपिक वाइज भी और टर्म वाइज भी, 25 से 30। चले, 17 टेस्ट हमारे होंगे चैप्टर वाइज। इसका मतलब है कि हर चैप्टर से कम एक टेस्ट होगा, और किसी से 3 3 भी हो सकते हैं। और इसके अलावा मिड्स और मॉक्स तो सेपरेट है, यानी कि कुल मिला के रिवीजन टेस्ट के अलावा, यानी कि अगस्त शुरू होने से पहले पहले 20 टेस्ट तो आपके पक्के हो गए। उन्हें आराम है, उन्हें आराम आ गया। ड्राफ्टिंग, पास्ट पेपर्स, कंटेंट, टेस्ट्स, 20 बहुत है जी। 20 इनफ? ठीक है। अगस्त में क्या करेंगे? अगस्त के अंदर जैसे ही हम लोग एंटर होंगे ना, जैसे ही आएंगे अगस्त में, तो 14 अगस्त से पहले पहले हम लोगों ने अपना सिलेबस क्विक रिवीजन में डालना है। और इसका मतलब है कि अगस्त में 14 दिन, 14 टेस्ट, विच इज एक्सटेंडेबल टू 15 ऑल्सो। तो 14 टेस्ट, 14 दिन। जिस दिन पढ़ा, नेक्स्ट डे टेस्ट, फिर पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट, फिर पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट। तो अब जरा ऐड कर लें, 17 + 14 + 3 कितने होते हैं? 17 + 14 + 3 जरा ऐड कीजिएगा, 32। ठीक है, 17 नहीं 34, 34, 35 कर लेंगे। और बताएं, 35 टेस्ट आपके मंजूर है, कबूल है? फिर ये देने भी हैं, ये फिर हाथ से अटेम्प्ट भी करने हैं, क्योंकि मैं फिर आपसे करवाऊंगा। अगर आप लोग मेरे पे डाल रहे हैं तो मैं फिर आपसे करवाने वाला भी हूं। करेंगे मेरे साथ? देंगे, इस भाई का साथ देंगे? पता है, ये पेपर मेरा अपना है, और जब मैं इसको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बहुत दिल से इसको पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि इस पेपर ने मुझे इज्जत दी है। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको पास करवाए, ये इज्जत फिर आगे आपको मिले, आप आगे जाके फर्म्स में जाएं, फिर आपकी और हमारी मुलाकात दोबारा कैफ में ना हो, सी फैब में हो। तो बस यही ख्वाहिश होती है हमेशा हर सेशन के स्टार्ट में, कि मेरा बच्चा कभी भी परेशान ना हो, एग्जाम में बैठ कर वो ये ना कहे कि यार ये सर ने एरिया कवर नहीं करवाया था, या ये एरिया सर ने ठीक से नहीं करवाया था, या इस एरिया के टेस्ट नहीं हुए थे, या समझ नहीं आ रही कि उसको लिखना कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इस टीचिंग में हूं, आज तक कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा। क्यों? जब मैं जान मारता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे कैंडिडेट्स भी जान मारे, मेरे प्यूपिल्स भी जान मारे। और आप मेरे लिए छोटे भाई बहन हैं, हमारा एक दर्जा उस्ताद शागिर्द का तो होगा ही होगा, बट आप अपने दिल की हर बात मेरे से कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप। तो इस क्लास के अंदर कभी भी ये नहीं सोचना आपने कि
चीजें जो है वो डिफिकल्ट हो रही हैं या समझ नहीं आ रही है, ऐसे है वैसे है, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आए आपने बस मैसेज कर देना, यहाँ कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें, क्लास के बाद कर दें, क्लास के बाद मुझे कॉल कर लें, यहाँ पे वॉइस में बता दें, ये आपके ऊपर। तो जो परेशानियां आप लोग लेकर आए थे थोड़ी सी खत्म हुई है। अब इसके साथ एक और कॉमन एजेंडा जो आजकल बहुत ही इन है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, R1 R2। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके कैफ के अंदर 8 पेपर्स हैं। कैफ 1 का ताल्लुक ऑडिट से है, यानी कि R1 का। टैक्स का ताल्लुक, आप जरा मेरी बात सुन लें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। टैक्स का ताल्लुक बिल्कुल भी इस पेपर से नहीं है। कॉस्ट का ताल्लुक, सीएमए का ताल्लुक हरगिज इस पेपर से नहीं है। बी लॉ का ताल्लुक इस पेपर से नहीं है। R2 का ताल्लुक इस पेपर से है। कितना है बताता हूं। MFA का ताल्लुक इस पेपर से नहीं है। सी लॉ का ताल्लुक भी इसके एजेंडा से नहीं है। तो हमारे पास 2 पेपर्स बच गए हैं, R1 और R2। आज से पहले जब तक ये R1 और R2 की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनिएगा गौर से। जब तक R1 और R2 वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो हम हमेशा बच्चे को कहते थे कि भाई R2 पढ़ के आओ, ताकि तुम्हें अकाउंटिंग आती हो R2 की, और तुम ऑडिट के अंदर अपनी ग्रिप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सको। ये हम लोग कहते थे, हमारा बयान होता था। बट जब ये देखा कि आई कैप ने ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, सॉरी लगा दी है, R1 R2 वाली, जब तक R1 पास नहीं है आप R2 में एंटर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें बीइंग टीचर FAR2 के वो गिनती के 3-4 स्टैंडर्ड्स, गिनती के 3 से 4 एरियाज, बल्कि स्टैंडर्ड्स भी नहीं, वो एरियाज हैं, वो आपको जब हमें जरूरत पड़ेगी कंटेंट के अंदर मैं कवर करवाऊंगा। जितना होना चाहिए वो आपको मैं करवा के भेजूंगा, क्योंकि इसमें R2 के क्वेश्चंस नहीं आने, न्यूमेरिकल नहीं आना R2 का कि बताओ ये स्टैंडर्ड है, ये क्या कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। डेफेटेक्स निकाल के दो, लीज के बारे में बताओ, पीपी के बारे में बताओ, ये नहीं होना। इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। वो क्या करता है, वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, अकाउंटिंग का एक एरिया पकड़ेगा और आपसे कहेगा कि जनाब ये उन्होंने किया है, बताएं ये सही है या नहीं है, और अगर ये सही नहीं है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एरिया अगर सही नहीं है तो बताइए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये सवाल होता है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि वो टेस्ट करता है। आपसे अकाउंटिंग का कोई लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल कोई 20-25 नंबर का सवाल नहीं करवाता, ना R1 का ना R2 का। और नॉर्मली जो उसको स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं वो R1 के होते हैं, जिसमें IAS 16 है, लिख लें, IAS 16, IAS 8, IAS 2, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, और इसके अलावा एक आधा एरिया R2 का इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल्स हो गए 38, और IAS 10 और 37। तो ये वो एरियाज हैं जो कि हमारी प्राइम अजम्पशन होती है कि बच्चे ने R1 में तो कवर किए हैं, मगर हम यहाँ पे आपको क्लास के अंदर ही या इवन आउटसाइड क्लास इसकी एक क्विक रिवीजन करवाएंगे, उतनी होगी जिससे आप ऑडिट के सवालों को पकड़ सकें। तो वो मेरा आपसे वादा है, वो हम लोग यहाँ पे साथ साथ कवर किया करेंगे। एम आई क्लियर? क्या यहां तक आपको मेरी सारी बात समझ आ चुकी है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला तो मुझे बताइए। यहां तक ऑल डन, ऑल ओके? जी, यहां तक गुड हो गया। जी, अब एक सवाल है मेरे पास कि सर क्या सीएमए के साथ ऑडिट पिक कर लें? अभी बताया सीएमए और ऑडिट का कोई जोड़ नहीं है।
वो अलग है, ये अलग है। हाँ, R1 के साथ भी पिक किया जा सकता है, और अच्छी बात यह है कि आपने R1 पहले पास किया और फिर पिक कर लें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप R1 के साथ मैनेज कर पाए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगस्त के महीने में जान मारनी पड़ेगी। अब ऐसे अगर आप अभी R1 के साथ उसको पिक कर रहे हैं, तो फिर आपको अगस्त के महीने में थोड़ा सा मजीद एक्टिव होना पड़ेगा स्टेपर को लेकर। मगर हम लोग उस टाइम पे रिवीन कर रहे होंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से लिंक और सिंक हो रहे होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने ऊपर बहुत कुछ ले रहा हूं, इन रिटर्न मुझे आपसे क्या चाहिए कि आपका पेपर पास हो। ये बहुत जरूरी है, पता है। मैं चाहूंगा कि ये क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए ना, वो सारे अपने अपने आप को हलाल करें, टाइम निकालें। पता है, बहुत जरूरी है। ये अटेम्प्ट एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसमें अनोमलीज ज्यादा है, छुट्टियां बहुत ज्यादा है। छोटी ईद आएगी, बड़ी ईद आएगी, मुहर्रम आएगा, 14 अगस्त, 23 मार्च, पता नहीं कौन कौन सी छुट्टियां अभी आनी है। इन छुट्टियों के बावजूद अगर हम अगस्त से पहले सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे आपसे आपके साथ की बहुत जरूरत है। अच्छा, नॉर्मली क्लास हमारी होगी 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। इस बात पे कितने लोग खुश हैं, जरा बताइएगा। मंडे टू फ्राइडे सुन के कितने लोग के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी आ गई है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सो हैप्पी कि क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी? सर मैं जी, अच्छा है ना, मंडे टू फ्राइडे करेंगे, चिल करेंगे। सवेरा कह रही है सर मैं। अच्छा, जी, तो फिर टेस्ट कब करें? अगर तो हमारी क्लास ये मंडे से फ्राइडे है, तो फिर टेस्ट कब किया जाए? टेस्ट के बारे में क्या विचार रखते हैं आप लोग? टेस्ट के बारे में क्या विचार होगा आप सबका? ये चीज, हफ्ते को टेस्ट करेंगे। सैटरडे विल बी द टेस्ट डे। सैटरडे विल बी द टेस्ट डे। अब एक यहाँ पे जुमे का क्लैश आएगा हमें, फ्राइडे वाले दिन का। तो वो फ्राइडे को हम थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस कर लेंगे। बट अभी सैटरडे विल बी द टेस्ट डे, एंड मंडे टू फ्राइडे विल बी द कंटेंट डिलीवरी डे। यहां तक क्या सारी बातें क्लियर है? संडे आपने रेस्ट करना। संडे को मैं आपको कोई काम करने को नहीं दूंगा। संडे विल बी योर डे। संडे को आपने ड्रामे देखने हैं, देखें। संडे को आपने घर के काम करने हैं, करें। संडे को आपने सोना है, आप सोएं। संडे को आप जो मर्जी करें। मगर जब आप नेक्स्ट मंडे पे आए, तो फोकस अप्रोच के साथ वापस आना है। तो संडे को मैं आपको तंग नहीं करूंगा जी। बिल्कुल, आप कार्टून देखना चाहते हैं, कार्टून देखें। आपने मूवीज देखनी है, मूवीज देखें। आपने कुछ इस्लामिक काम करने हैं, वो करें। संडे आपका है। संडे को मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूंगा, अगर मुझे कभी जरूरत ना पड़ी तो। ओके, ये जो स्केड्यूल है, ये आपको होपफुली आज शाम तक मैं शेयर कर दूंगा। जितने बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी बातें जी ड्राइव के अंदर डाल के उसका एक लिंक लगा दूंगा। तो जो जो स्लाइड्स, नोट्स, हैंडआउट्स शेयर करने होंगे, तो मैं उसी ड्राइव के अंदर डाल दिया करूंगा। आप वहां से उसको पिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात कर ली है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात हो गई है, माइंड मैपिंग के ऊपर बात हो गई है, राइटिंग इश्यूज को हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, माइंड मैप्स के ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। मुझे है ना आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू गाइस। जब भी आप इस क्लास में बैठें, तो आपके हाथ में नोटबुक, पेन, किताब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नोटबुक, पेन, किताब। जो जो चीजें लिखवाऊंगा, वो साथ साथ उतारनी है।
और मैं आपको आसान उर्दू में चीजें ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि भाई इस पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहा है, आपसे डिमांड क्या कर रहा है। तो ऑडिट की भूख मैंने आप में जगानी है। इसको हम इस अंदाज से पढ़ेंगे कि भाई आपको मजा आएगा, आप इसको दुनिया के अंदर अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे, एंड यू विल सी द डिफरेंस राइट फ्रॉम कल वाली क्लास। ओके, तो माइंड मैपिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है। व्हाट इज माइंड मैपिंग? कि जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फौरन से उस चैप्टर का या उस चैप्टर के अंदर किसी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का आपने ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी, एक उसका फ्लो चार्ट बनाना होगा, कागज पे बेशक बना लें कि यार ये स्टैंडर्ड है, इसमें ये 4 बातें लिखी हुई है, हर बात के अंदर ये 3-4 पॉइंट्स है, खत्म, दैट्स इट। बहुत ही छोटे से स्टैंडर्ड्स हैं, लंबे चौड़े एरियाज नहीं है। आपकी आई कैप की जो किताब है ना, उसमें 15 चैप्टर्स हैं, बीलॉ से 3 कम और सीलॉ से 3 ज्यादा, यानी कि ये मिड वे फॉलो करता है। ना बी लॉ जितना लॉजिकल है, ना सी लॉ जितना क्रैमिंग है, ये मिक्स पेपर है। और इवन मैं आपको यहाँ पे आज ये भी बता के भेजूंगा कि कौन से चैप्टर से क्रैमिंग आती है, कौन से चैप्टर से लॉजिकल आती है। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। होपफुली आपने इसको जरा गौर से पढ़ा होगा। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। आज ही बताऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर में से आई के आपने रट्टा पूछना है, कहां से आई के आपने लॉजिकल सवाल पूछने हैं। क्योंकि हमें पता है, हमें ये भी पता है कि एग्जाम में सवाल किन किन एरिया से आने हैं, जिसके लिए एक मुश्किल जमाना डॉक्यूमेंट में शेयर करता हूँ अक्सर अनाया के नाम से। तो मेरा आपका साथ आज अगर शुरू हो रहा है तो एग्जाम की रात तक रहेगा। अगर आज ही हमारा राब्ता शुरू हो रहा है तो एग्जाम की रात तक रहेगा, ताकि मैं आपको पेपर में बिठा के आऊं, समझा के आऊं कि भाई एंज करना है, एंज नहीं करना। तो फिर अगर उसी गलती की थी ना तो फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। डन। तो आसान अंग्रेजी में हम इसको लेकर चलेंगे। अब मजीद बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। सर हम लोगों ने जो बुक यूज करनी है, दैट वुड बी ऑडिटिंग मेड इजी। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है, पुराना है, कोई भी है, चल जाएगा। मैं इसका सॉफ्ट चैप्टर वाइज नोट्स, इसी किताब के चैप्टर वाइज पास पेपर्स, उसके सॉल्यूशन सब कुछ उठा के उस जी ड्राइव के लिंक में डाल दूंगा, आपने वहां से उसको निकाल लेना। ठीक है? इस पेपर में एमसीक्यूज नहीं होते हैं, तो काइंडली गौर कीजिएगा। जिस तरह बी लॉ सी लॉ में आप लोगों ने एमसीक्यूज देखे थे 15 मार्क्स के, इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज की गुंजाइश नहीं है। पेपर पैटर्न क्या है? 20 से 25 नंबर का पेपर आपको मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी रिसेंटली हमारा मॉक हुआ था, उसमें से 40% बिल्कुल वही सवाल थे जो कि आई के एग्जाम में थे। 40%। और 75 to 80% कंसेप्चुअल केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी। तो 20 से 25 would be straightforward and 75 to 80 will be conceptually based case studies। और ये करवाना, ये बताना, ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मगर करना किसने है? यार तुसी लोग का करना है काम। मेरा काम है आपको बताना, सिखाना, समझाना, गाइड करना, हाथ पकड़ के लिखवाना भी है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी ग्रिड है। और आपको पता है कि आई कैप अपनी ग्रिड को बहुत ही एथिकली फॉलो करता है। तो 4 हमारे पास मेन एरियाज हैं, ग्रिड ए, बी, सी और डी। ग्रिड ए के अंदर लिख लें, हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 मैं लिख देता हूं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 13 है। 1 है, 2 है, 13 है। और हमने शुरू भी ग्रिड ए से करना है। पहले 1 करेंगे, फिर 13 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो आई के आपने कहा 15 से 25 नंबर तक का पेपर मैं यहां से पूछूंगा। कितना? 15 से 25 नंबर तक का पेपर उसने यहां से पूछना है, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं,
1, 2 एंड 13। उसके बाद हम जाएंगे ग्रेड सी के अंदर। आईकेएम ने कहा 45 से 55, यानी कि ऑन एवरेज आधा पेपर ग्रेड सी से बनता है। ग्रेड बी में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3। ग्रेड डी के अंदर एक चैप्टर का आधा पोर्शन है, यानी कि चैप्टर नंबर 14 का हाफ। और जो बच गया वो सारा का सारा कहां पे आ जाएगा, ग्रेड सी में आ जाएगा। तो आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, हम सीखने क्या वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑडिट होता क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। ऑडिट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आपको सिखा के भेजूंगा। तो ग्रेड ए में 3 चैप्टर्स आ गए, ग्रेड बी में एक चैप्टर आ गया, ग्रेड डी में एक चैप्टर हाफ आ गया, और बाकी जो जो बच गया वो सारा ग्रेड सी के अंदर चला जाता है। बल्कि यहाँ पे ऐड कर लें एक और चैप्टर का एक सिंगल टॉपिक भी है, ये 230। ये है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 से उसने उठाया, बस वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके अलावा जो कुछ है वो सारा का सारा ए में है, डी में है और सी में है। और सी में 1, 2, 13, 3 के अलावा जो कुछ बच गया वो उसने सी में डाल दिया। अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि आईकैप क्या अपने ग्रेड को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सर, रीसेंट पेपर को ऐड करके इस वक्त एक एनालिसिस में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। रीसेंट पेपर को मैंने ऐड इसमें किया हुआ है, और उसके बाद ये मैं आपसे एक ट्रेंड शेयर कर रहा हूं। अगर आप गौर करें तो न्यू स्कीम आई थी 2022 के अंदर। हमारे पास जो न्यू स्कीम आई थी वो 2022 में आई थी। तो 22 के दोनों अटेम्प्ट, 23 के दोनों अटेम्प्ट और 24 की एक अटेम्प्ट जो अभी हुई है। इसके अलावा ये ट्रेंड शुरू हो रहा है ऑटम 14 से। ग्रेड ए, मैंने आपसे कहा 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13। आई के आपने कहा 15 से 25 ऑन एवरेज 21% पे है। रीसेंट पेपर में देखें 25 नंबर का सवाल था, उससे पीछे 17, उससे पीछे 20, उससे पीछे 19, उससे पीछे 18, यानी कि 15 से 25 अगर वो कहता है तो उसके दरमियान दरमियान में वो टेस्टिंग कर रहा होता है। ग्रेड बी से उसने कहा था 15 से 20, ऑन एवरेज कहाँ खड़ा हुआ है, 16 पे। और आप जरा गौर करें तो पिछली पांच अटेम्प्ट्स के अंदर वो हमेशा हायर साइड पे रहा है, 20, 20, 19, 20, 20। आईकेएम ने कहा ग्रेड सी से पूछूंगा 45 से 55 नंबर का पेपर। तो सर देखिए 45, 50, 37, 46, 48। आईकेएम ने कहा ग्रेड डी है 10 से 15, 10, 13, 15, 14। एक ये बीच में अनोमली हो गई थी 37 और 24 वाली। इसके अलावा आईकेएम ने अभी तक अपने ग्रेड को नहीं छेड़ा। तो ये बहुत मजे की बात है। पेपर में जाने से पहले आपको आज ही बता रहा हूं कि पेपर में किस किस तरह के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे होंगे, कहां कहां से सवाल आ रहे होंगे। अगर मैं आपको आज ये कह दूं कि चैप्टर 3, चैप्टर 14, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9 और चैप्टर 1 से आपका मैक्सिमम पेपर डेवलप होता है, तो क्या आप माइंड तो नहीं कर जाएंगे इसमें? 13, सॉरी 1 नहीं, 13। जी, क्या आप माइंड तो नहीं कर जाएंगे? चेक कर लीजिएगा। खैर, बताने का मकसद ये है, जस्ट टू लेट यू नो दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड। मुझे ये भी पता है कि मैंने किस दिन क्या करवाना है, मुझे ये भी पता है कि मैंने आपसे क्या करवाना है। हमारी क्लास में क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क का कॉन्सेप्ट भी आएगा। कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ, कुछ आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और नेक्स्ट डे पूछूंगा कि भाई कहां तक आपकी वो प्रैक्टिस, वो सो कॉल्ड प्रैक्टिस पहुंची है। तो आई एम कमिंग फुली प्रिपेयर्ड, एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स, आई वांट माय सिबलिंग्स, मैं सिबलिंग्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, I want my students, I want my siblings, I want my siblings, I want my students, 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 I
I want my siblings to be as much prepared as I am. क्योंकि मुझे ये पेपर आपको पास करवाना है बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप ये पेपर पास करेंगे तो यकीन मानिए मुझे खुशी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यू, बिकॉज आई विल फील सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट आई हैव गिवन समथिंग टू यू। ओके सर, ये रहा वो चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। यानी कि अब हमें आज ये पता है कि कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में से नॉलेज बेस्ड सवाल आने, किस चैप्टर में से लॉजिकल सवाल आने हैं, और कौन सा एरिया ऐसा है जहां से वो नॉलेज भी पूछ सकता है और वो एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। यानी कि मिक्स क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने हैं। तो ये पूरा एनालिसिस आपके सामने मौजूद है। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करें तो हर एरिया को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड को पता हो कि मैंने इस एरिया को कैसे अप्रोच करना है। क्या मुझे लॉजिकल वे में चलना है, क्या मुझे थेरेटिकल वे में चलना है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉलेज बेस है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 यूनिट 3 को छोड़ के सारा का सारा क्या है, नॉलेज बेस। यूनिट 3 क्या है, एप्लीकेशन बेस। चैप्टर 2 सारा का सारा नॉलेज बेस है। चैप्टर 3 के ये दो एरियाज नॉलेज बेस है, ये दो एप्लीकेशन बेस्ड है, और ये मिक्स है। चैप्टर 4 अगेन यूनिट 3 को छोड़ के सारा का सारा नॉलेज बेस है, और यूनिट 3 क्या है, मिक्स। तो हर चैप्टर को तोड़ दिया मैंने, आज आपको डे 1 पे बता रहा हूं कि हर चैप्टर में से किस तरह के कितने सवाल आप ICAP के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स मैं अवेलेबल कर दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, और पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने फेसबुक पे चढ़ा दूंगा, ताकि आप इसको टाइमली एक्सेस भी कर सकें। जी, नॉलेज बेस का मतलब है क्रम। तो आप देख लें, एप्लीकेशन बेस के अंदर 2 एरिया, 3 4 एरियाज ये हैं, और इसके अलावा ये 2 ऐड कर लें, 2 4 5 6, कुल मिला के 10 ऐसे एरियाज हैं जहां से लॉजिकल सवाल निकलते हैं। तो आप लोग कहते हैं ये पेपर बहुत मुश्किल है, बहुत ये है, बहुत वो है। भाई 10 एरियाज है। पता है, बातें बनाना बहुत आसान है, बातें करना उससे भी ज्यादा आसान है। किसी चीज को अगर मुश्किल बनाना हो ना तो बहुत ईजी है, आसान बनाना हो तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल बनाना हो तो बहुत आसान है, मगर आसान बनाना हो तो बहुत मुश्किल है। और हमने ये पेपर आपको आसान बना के बताना है। कभी भी ये पेपर आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। शर्त ये है कि आपने कंसिस्टेंट रह के चलना है। मैंने ये वर्ड शायद पता नहीं कितने दफा यूज कर लिया है, कंसिस्टेंसी विल मैटर। और अगर आप डेली बेस पे कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप भी परेशान होंगे, और मैं आपकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा डेली आए, क्लास में बैठे, कुछ ना कुछ सीख के जाए, फिर घर पे सिर्फ आधा घंटा रमजान में दे दें, रमजान के बाद घंटा दे दें, आपका ये पेपर पता भी नहीं चलेगा और पास हो जाएगा। ये टेस्टिमनी। सर, व्हाट इज द की टू सक्सेस? मैं बात कर चुका हूं, अटेंड डेली क्लासेस एंड मेक योर माइंड मैप्स, आस्क योर क्वेश्चंस, गिव वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन माइंड व्हेन यू गो टू स्लीप। जब आप सोने के लिए जाएं तो आपके माइंड में ये ना हो कि पता नहीं ये कॉन्सेप्ट ये था या वो था। सोने से पहले अपने सारे मसले मसाइल पूछ के सोना है, और क्वेश्चंस को करें, चाहे व्हाट्सएप करें, चाहे लिखें, चाहे वॉइस करें, चाहे कॉल करें। हेजिटेट नहीं करना, शर्माना नहीं है, परेशान नहीं होना। अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस साथ साथ करें। पता है, टेस्ट अटेम्प्ट करना इटसेल्फ एक ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस होती है। वो सिर्फ टिक नहीं लगाना होता कि हाँ यार मैंने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, बस नाम लिखकर आ गया हूँ, नहीं। टेस्ट जब तक आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप लोग कैसे खुद को एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि भाई मैं कैसा जा रहा हूँ।
डेली 1 आवर आफ्टर रमजान रिक्वायर होगा, मगर रमजान के अंदर अगर आप आधा घंटा भी मुझे दे देंगे आउटसाइड क्लास तो सफिशिएंट। और अगर आप घंटा दे सकते हैं तो क्या ही बात है। जी, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन द फर्स्ट क्लास। और आपने गौर कर लिया होगा कि घंटा वाकई में बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप लोगों ने सवाल जवाब पूछने हैं, जो जो आपके इश्यूज हैं। अभी तक अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे बताइए, आप लोग लिख के बता सकते हैं। जी, सवाल अब आप लोगों ने पूछने हैं। मेरी तरफ से थैंक यू का पैगाम लग चुका। अब आपके सवाल है और उसके ऊपर मेरा कमेंट होगा। सर क्रैमिंग करने का कोई तरीका बता दें। नहीं होती क्रैमिंग, सिलो भी अपने वर्ड में लिखा मोस्टली, तो यहाँ भी अपने वर्ड में लिख लें। मैंने कब कहा है कि अच्छा क्रैमिंग क्या होती है? बेसिकली सुने, क्रैमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने किताबी अल्फाज लिखने हैं। क्रैमिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से आए के आपने सीधा सवाल पूछना है तो आप इसको अपने अल्फाज में ढाल के लिख सकते हैं। क्रैमिंग डजंट मीन रट्टा। क्रैमिंग का मतलब होता है कि आपने उसको अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं, मगर उसका जो ऑरा है वो चेंज ना हो, उसकी बात का जो मतलब है वो चेंज ना हो। नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने भाई, जो बुक में है वही बहुत है। और मजे की बात आपको बताऊं, असल स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा कंटेंट है, किताब ने उसको समराइज करके लिखा हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, चैप्टर 2 में एक स्टैंडर्ड है ISA 210। किताब के अंदर वो शुरू होते मतलब शुरू होता है 7 से 2 पेज के बाद खत्म हो जाता है, मगर असल स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे ना तो वो 25 सफ़े का स्टैंडर्ड है। फिर उसके अंदर पैराग्राफ्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल पैरा, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड पैरा। तो आपने कभी भी जेहन में ये नहीं रखना कि मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी साथ साथ पढ़ने हैं। इस लेवल पे नहीं, वो C5 के लेवल पे है। अभी वो वाली ट्रेन बहुत दूर है। जी, बुक वाला जो इशू है ये आप बात करें फ्रंट ऑफिस से। सर की ऑटम डेज की बुक वैलिड होगी? जी बिल्कुल वैलिड होगी, अभी तक कोई चेंज नहीं आई, और अगर आएगी भी तो वो चेंज छोटी सी होगी, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपसे शेयर कर दी जाएगी। सर मेरे मॉक में 65 मार्क्स थे, पेपर भी 100 नंबर का अटेम्प्ट किया है। डू यू थिंक मैं पास हो जाऊंगा? अल्लाह करे। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, जब आप लोग क्लास ज्वाइन करें तो अपने असल नाम से ज्वाइन करनी है। सर क्या आप ICAP की बुक से पढ़ाएंगे? मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड आपको दिखाई थी, लेट मी शो यू द स्लाइड। ICAP की बुक के अंदर ना थोड़ा सा इलेबोरेटिव ज्यादा है, मतलब वो एक ही बात को ना 2-4 दफा रिपीट करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। ICAP की बुक रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, मगर समझने के लिए अगर आप सेल्फ पे हैं तब तो बहुत अच्छी है, मगर उसे याद नहीं करना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी अपनी किताब से, दैट इज ऑडिटिंग मेड इजी। ICAP के ही पैटर्न के ऊपर बेस करेगी, मगर थोड़ी सी आसान अल्फाज में लिखी होगी। तो ऑडिटिंग मेड इजी, और इसी से स्लाइड्स बनी होंगी, इसी से नोट्स बने होंगे, और इसी किताब का सॉफ्ट चैप्टर वाइज तोड़ के मैंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा, तो आपने काइंडली वहां से वो भी देख लेना। तो आपको किताब सॉफ्ट फॉर्म में तो डे 1 पे अवेलेबल कर दी जाएगी। हार्ड फॉर्म के अंदर क्या मामला हैं वो आप फ्रंट ऑफिस से बात कर सकते हैं। सब ग्रुप में ऐड कर दें। अगेन फ्रंट ऑफिस, ये मेरा काम नहीं है। आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि टीचर का क्या रोल है एंड मैनेजमेंट का क्या रोल है। मुझसे कहेंगे ना सर पढ़ा दें, वो पढ़ाएंगे नहीं। मुझसे कहेंगे सर फीस ले लें, मैं फीस नहीं लूंगा आपसे। तो जो रेलेवेंट टास्क है उस रेलेवेंट बंदे के हवाले किया जाए। जी, एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? अब जो आप लोग परेशानियां लेकर आए थे वो खत्म हो गई हैं? जी जी, अपनी है। जो आप लोग परेशानियां लेकर आए थे वो खत्म हो गई हैं, सुकून का सांस आ चुका है। क्या हाथ उठा के नियत करना पसंद करेंगे? क्या हाथ उठा के नियत करेंगे कि हाँ जी, नाउ आई कैन पास दिस पेपर इफ आई रिमेन कंसिस्टेंट? जी जी, टेस्ट की डिस्कशन क्लास टाइम में होगी, बिल्कुल होगी। हर नेक्स्ट डे, यानी कि हर मंडे वाले दिन हम लोग पिछले टेस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।
सब कुछ होगा भाई, शुरू तो करने थे। एवरीथिंग विल बी हियर, एवरी सिंगल एस्पेक्ट विल बी डिस्कस्ड। और अगर चले ना हो पाया, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप है, मेरी वॉइस है, पहुंच जाएगी। कभी कभी कुछ एडिशनल मटेरियल भी आपको दूंगा क्लास के साथ, यानी कि क्लास हमारी होगी, और अगर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें मजीद कुछ मसाले हैं जो क्लास टाइम में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग से, सेपरेट अलग से वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहुत कुछ है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है। आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ने वाला बनना है। सर बुक पे लिखें या रजिस्टर पे लिखें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जहां पे आप कंफर्टेबल है। आइडियली रजिस्टर हो तो साथ साथ नोटिंग के काम आएगा, ताकि ना बताऊं, आपके हाथ चलना चाहिए। थेरी में नींद कब आती है? जब आप सुन रहे होते हैं, अच्छा यार ये है, अच्छा वो है। ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। जब आप लिख रहे होंगे ना साथ साथ, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपका माइंड एक्टिव रहता है। हर तरफ से रिलैक्स नहीं हो जाना, लिखना है, ताकि आपका माइंड आपको जगा के रखेगा भाई पढ़ाया क्या जा रहा है। क्योंकि आप उसी वक्त लिखेंगे जब आपको समझ आई होगी, और समझ कब आएगी? जब आप एक्टिव होंगे। और आप एक्टिव कब होंगे? जब आप अटेंटिव होके बैठे होंगे। और वो कैसे होगा? जब आपके सर पे पड़ेगी कि भाई मैंने लिखना है। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपसे कहूंगी यार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना। जी माइकल भाई, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, हमें सारी बात डिस्कस कर चुके हैं वैसे। ऑडिट के पेपर के लिए R1 जरूरी है, चाहे साथ कर रहे हो या चाहे आपने उसको पहले से पढ़ा हो। R2 का जो एरिया है वो मैं अलग से बता दूं, मैंने ये बात डिस्कस की है, अब इसी क्लास में की थी। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, R1 अच्छा है कि साथ आप लोगों ने किया हो, और R2 के जो जो एरियाज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ साथ। अच्छा, पास्ट पेपर्स, चले आपसे एक सवाल है, हम लोग पास्ट पेपर्स कहाँ से शुरू करें? मतलब कितने पुराने होने चाहिए, किस सन के हों? 14 से स्टार्ट लें, 16 से स्टार्ट लें, 10 से स्टार्ट लें, कहाँ से लें? 14 और 21, 21, यानी कि आप कह रहे हैं कि 21 के करें, 22 के करें और 23 के करें बस? ये जो 21 वाले हजरात हैं, इनको लगता है कि ये 6 पेपर बहुत होंगे? 21 के दो, 22 के दो, 23 के दो, डू यू रियली थिंक ये 6 पेपर बहुत है? आई डोंट थिंक सो। सर 2009 से करेंगे, कोई मसला है तो बता दो। सन 2009 से लेके ऑटम 2023 तक क्लास में करेंगे। स्प्रिंग 24 का जो पेपर आया है उसको फुल फ्लैज अलग से डिस्कस भी करेंगे। जी, डन। कोई और सवाल, कोई और मसला तो बता दें। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, बताइए, पूछिए, पूछे पूछे, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? पक्की बात है। चलें, इस वीक में जितनी क्लासेस होंगी टिल फ्राइडे, वो सारी इसी तरह अवेलेबल की जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। यूट्यूब लाइव भी होगा। मगर उसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि 25 से ऑनवर्ड्स हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और फिर जो एनरोल्ड बच्चे हैं वही क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। तो अगर आपने अपना माइंड मेकअप करना है तो आपके पास ये वीक है अपना माइंड बनाने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं कल, चैप्टर 1 शुरू कर देंगे कि ऑडिट क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।